ठीक है बेटा। तो रेंज फंक्शन है, कल मैंने आपको बताया था, लूप बताए थे, फोर लूप बताए थे। यहाँ पर जो रेंज फंक्शन है, अ, ये क्या करता है, ये एक सीक्वेंस क्रिएट करके देता है हमें इंटीजर नंबर की, ठीक है ना। तो तीन तरीके से ये यूज होता है। पहला, ये हमें क्या जनरेट करके देगा, जैसे मैंने लिखा रेंज, रेंज 6, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जीरो से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो ये इंडेक्सिंग जीरो से शुरू करता है और n-1 जो भी आप यहाँ पर वैल्यू दे रहे हो, n-1 तक की रेंज एक मुझे जनरेट कर कर दे देगा। समझ में आ गई बात, ये ठीक है ना। कैसे करेगा, तो अगर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और मैंने फंक्शन यूज किया रेंज, और मैंने अंदर पास किया 6, ये मुझे प्रिंट करके देगा, सॉरी, ये 0 से 6 तक की रेंज के एक वो बना देगा, टपल जनरेट करके दे देगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यूज को कैसे देखते हैं अभी देखेंगे फॉर लूप के थ्रू, ठीक है। दूसरा होता है इसी के अंदर रेंज, एग्जांपल अभी देखेंगे, स्टार्ट और एंड, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब आपने ये दिया है स्टॉप वाला पॉइंट दे दिया, तो ये n-1 तक चलता है और स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा इसकी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वो होती है 0। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो कि मैं तो सिर्फ 5 से शुरू करना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे, रेंज, रेंज 5 से स्टार्ट हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और एंड जहां तक भी आप ले जाना चाहते हो, तो ये कहां तक जाएगा, 7 तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। समझ में आ गई बात ये। और थर्ड चीज आती है कि हर बार ये क्या है, एक एक स्टेप बढ़ रहा है, 1 1 1। तो आप चाहते हो 1 1, नहीं मैं 2 2 या 3 3 का गैप देना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे, 2 से स्टार्ट हो, 21 तक जाए, यानी 20 तक जाए, और दो दो का स्टेप चलता जाए। तो ये मुझे एक सीक्वेंस का, ये मुझे सीक्वेंस जनरेट करके देगा 2, 4, 6। इस तरह से ये मुझे क्या सीक्वेंस जनरेट करके देगा। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ कि जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैंने फंक्शन बता रखा है, देखो ये रेंज कलर में, इसमें जो मैंने ग्रीन कलर से कर रखा है, ये दो पॉइंट जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। इतना याद रखो, जब भी आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल पढ़ोगे, कहीं भी आपको कोई फंक्शन मिलता है जिसका सिंटेक्स दे रखा है और उसने वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, तो इसका मतलब वो ऑप्शनल होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑप्शनल है स्टार्ट, और स्टार्ट इज इक्वल टू 0 जो लिख रखा है, ये है इसकी जो ऑप्शनल है उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आप यहाँ पर अगर कोई स्टार्टिंग वैल्यू देते हो, सपोज करो आपने 3 दी, 4 दी, तो ये 4 से स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप आपको देना ही पड़ेगा, और स्टेप्स जो है वो भी बाय डिफॉल्ट क्या है, 1 है। तो यानी जो स्टेप्स है वो आपको 1 2 3 करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कल मैंने प्रोग्राम बनाया था 1 से लेके 10 तक का, तो वो प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं लेता हूँ 4x इन रेंज 6, ठीक है, कॉलन प्रिंट x। तो ये क्या करेगा, एक रेंज जनरेट करेगा, ये वाला जो फंक्शन है रेंज जनरेट करेगा 0 1 2 3 4 5 तक की, ठीक है ना। याद रखो, यहाँ जो आप स्टेप देते हो ये इंक्लूड नहीं होता, जो भी स्टॉप पॉइंट देते हो उससे एक कम, यानी n-1 तक इंक्लूड होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक एक वैल्यू इसके अंदर डालता जाएगा और x को हम प्रिंट करते जाएंगे। तो रन करा के देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा। समझ में आती है बात, ये ठीक है। ये हो गया स्टॉप वाला। अब मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि स्टार्ट 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट होगा तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन आया, थर्ड पॉइंट, कि सर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ 2 से, जाए ये 21 तक और 2 का स्टेप ले, ठीक है। तो जैसे ही इसको रन कराओगे तो ये 2 का टेबल इस तरह से प्रिंट कर, समझ में आ गई बात। तो रेंज फंक्शन बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं उसके अंदर, पहला स्टार्ट, सेकंड एंड, और थर्ड होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीज, ठीक है ना। तो नया ले लेते हैं। तो जो रेंज है, स्टार्ट, एंड और स्टेप, 3 पैरामीटर होते हैं इसके अंदर, जिसमें से 2 आपके ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल वैल्यू स्टार्ट की होती है 0 और स्टेप की होती है 1। इसकी वैल्यू आप देना चाहो तो दे सकते हो, स्टार लगा रहा हूं इनके ऊपर, दैट मीन्स ये होते हैं ऑप्शनल,
तो इस तरह से मैं रेंज फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कल वाले प्रोग्राम थे 1 से लेके 10 तक, वो भी प्रिंट कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आ रही है, सर मैं 10 से लेके 1 तक प्रिंट करना चाहता हूँ रिवर्स ऑर्डर में, तो कहाँ से स्टार्ट करें? 10 से ही। देखो जो स्टार्ट होगा उसको इंक्लूड करता है, एंड वाले को इंक्लूड नहीं करता। आपको कहाँ तक? 1 तक जाना है, तो आप ले जाओ 0 तक, और क्या करोगे? यहाँ करोगे -1, ठीक है। आपने रन करा तो 10 से लेके 1 तक ये प्रिंट हो। क्लियर है? तो इस तरह से आप रेंज को फंक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों मैंने बता रखे हैं। रेंज n यानी कि एक वैल्यू दी, क्रिएट ए सीक्वेंस फ्रॉम 0 टू n-1, स्टेप 1 होंगे। ऐसे ही ये क्रिएट सीक्वेंस करेगा m से लेकर n-1 तक का, स्टेप रहेगा 1। और यहाँ पर भी सीक्वेंस m से लेकर n-1 तक क्रिएट करेगा और स्टेप रहेंगे k की कोई भी वैल्यू जो आप देते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से रेंज फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हाँ, वॉइस रिपीट हो रही है, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं आप, ठीक है। रेंज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो प्रॉब्लम, मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं एक लेता हूँ कि रेंज की हेल्प से किसी लिस्ट के अंदर आइटम है, ठीक है ना। चलो ये घर के लिए दूंगा मैं, छोड़ दो इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पैटर्न प्रिंट कराना चाहता हूँ। एक पैटर्न है, आज मैं पैटर्न वाले क्वेश्चन देखूंगा इसके किसके थ्रू? रेंज फंक्शन के थ्रू। तो मुझे एक पैटर्न प्रिंट कराना है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से मुझे एक पैटर्न प्रिंट कराना है। ये मेरा ट्राइंगल है, तो ये पैटर्न मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसमें मुझे नेस्टेड लूप चाहिएंगे। तो ये तो मेरी हो गई रोज, और ये हो गए मेरे कॉलम, ठीक है। तो हो क्या रहा है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम चलेगा, सेकंड रो में 2 कॉलम चलेंगे, थर्ड रो में 3 कॉलम चलेंगे। तो इस तरह से मुझे कॉलम भी बढ़ते जाने हैं रो के साथ साथ, ठीक है। तो बनाते हैं प्रोग्राम एक बार। तो सबसे पहले फोर आई इन रेंज, तो रो कितनी चाहिए मुझे? रो चाहिए 5, 0 से लेकर, तो मैं लिख देता हूँ 5 50, ठीक है। 4 जे इन रेंज, कॉलम कितना चलेगा? तो कॉलम 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए? आई तक जाए, ठीक है ना। i+1 करूँगा, ठीक है। तो क्या होगा, कॉलम मेरा 0 से स्टार्ट होगा और आई की जो भी वैल्यू होगी वहां तक जाएगा, उतने टाइम्स चलेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट। अच्छा सॉरी, एक चीज मैं यहाँ और बता देता हूँ आपको, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखो, अभी तक हम क्या करते हैं, अभी तक जो भी वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो वो हमारी किस फॉर्म में? हॉरिजॉन्टल वे में होती है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ सर ये नहीं, मैं तो वर्टिकल वे में प्रिंट कराना चाहता हूँ, क्योंकि पैटर्न में मुझे चाहिए। पैटर्न में मुझे किस तरह से चाहिए? पैटर्न में मुझे चाहिए कि हर बार हर लाइन में नेक्स्ट ना आए। क्योंकि क्या होगा, अगर मैं प्रिंट इस्तेमाल करूंगा तो जैसे ही पहली बार क्या प्रिंट करेगा? पहली बार प्रिंट करेगा 1, दूसरी बार प्रिंट जब 1 2 करना होगा तो इस तरह से कर देगा 1 2, फिर कर देगा 1 2 3। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक रो चलानी है पूरी, ठीक है ना। तो देखो बताऊं मैं आपको, जो प्रिंट फंक्शन होता है इसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है वैल्यू, जो भी आपको करनी है, ठीक है ना। और इसके अंदर एक पैरामीटर होता है एंड, एंड इज इक्वल टू और डबल कोट, ठीक है ये। और इस डबल कोट्स में जो भी आप वैल्यू डालते हो वो एंड होती है, एंड उसी से होता है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है /n। तो इसीलिए जब भी प्रिंट करता हूं तो वैल्यू होने के बाद वो /n से एंड हो जाती है और नेक्स्ट टाइम में चली जाती है। समझ में आ गई बात? तो मैं क्या करूंगा, इस /n जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है इसको ओवरराइट कर दूंगा कि स्पेस से, तो वो n नहीं चलेगा। वो हमेशा क्या करेगा, उसके आगे ही स्पेस देकर प्रिंट करता रहेगा। जैसे मैं इस एग्जांपल में देखूं, तो मैंने प्रिंट x किया, x कॉमा एंड इज इक्वल टू डबल स्लैश। अब यहाँ मैंने एक स्पेस दे दिया, तो अब जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो ये देखो 10 9 8 7 6 5 ये इस तरह से प्रिंट हो, समझ गए। तो बाय डिफॉल्ट जो एंड एंड की वैल्यू होती है, यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ, एंड हम नहीं देते हैं। बाय डिफॉल्ट एंड की जो वैल्यू होती है वो होती है /n, यानी कि ये। अगर आप उसकी जगह कुछ और करना चाहते हो तो आप स्पेस
या स्लैश टी, कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हो, समझ गए। तो यहाँ पर मेरे काम आएगा, यहाँ पर मैंने किया, मैं प्रिंट कर रहा हूँ जी को, ठीक है, इसको करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये फिर वापस देखो ये इस तरह से चला गया है। मैं इसको करता हूँ कॉमा ई एन टी, तभी मुझे पता लगेगा कि हो क्या रहा है, इज इक्वल टू स्पेस, और जब इस लूप से बाहर निकले तो ये करते प्रिंट एक लाइन, ठीक है। तो मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो अभी देखो जीरो आ रहा है, जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि जीरो की इंडेक्सिंग यहाँ से शुरू हुई है। तो मैं इसकी वन से शुरू करता हूँ और सिक्स तक ले जाऊँगा इसको, ठीक है, और इसको भी वन से शुरू करूँगा। तो जब मैं इसको ऐसे करूँगा तो जीरो वन टू वन टू थ्री वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव, ठीक है ना। तो चलो इस प्रोग्राम को मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, और एक मिनट को, इस प्रोग्राम को समझते हैं। करना क्या है मुझे, करना ये है कि मुझे वन वन टू वन टू वन टू फोर, तो ये मेरी जो है फोर फाइव, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इधर की साइड जो बढ़ रही है ये मेरी मान लो आई है, और इधर की साइड जो बढ़ रहा है ये मैं ले लेता हूँ जे, ठीक है। तो मैं पहले एक रो के लिए वो चलाता हूँ, फोर आई इन रेंज, कहाँ से चलाना है, तो ये पाँच है तो मुझे वन से स्टार्ट करता हूँ, वन कॉमा और कहाँ तक चले सिक्स, ठीक है बेटा। अच्छा ये दोनों वेरिएबल जो है, ये दोनों वेरिएबल आप यूजर से भी ले सकते हो, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू द यूजर ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल इसके लिए फिक्स के लिए बना रहा हूँ। तो मैंने ये देखा मुझे को कितनी रो चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव रो चाहिए। तो मैं वन से स्टार्ट करता हूँ, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वहां पर भी मुझे चेंज करना पड़ रहा है जे के अंदर, क्योंकि मुझे वैल्यू यहाँ क्या चाहिए, वन चाहिए, ठीक है। कॉलम, ये मेरा रो के लिए चल गया। अब कॉलम के लिए चलाऊंगा, तो फोर जे इन रेंज। अच्छा कॉलम कितने टाइम चलना चाहिए, अगर पहली रो है तो जितनी रो है उतनी टाइम चलना चाहिए, यानी फर्स्ट रो है तो वन टाइम, सेकंड रो है तो टू टाइम्स, थर्ड रो है तो थ्री टाइम्स, फोर्थ रो है तो फोर टाइम्स, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हो, जे की वैल्यू वन से स्टार्ट हो, ये चाहो तो जीरो से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अभी समझो, जे वन से तो स्टार्ट हो, ठीक है सर, कहाँ तक जाए, आई तक जाए, ठीक है। अब आई की वैल्यू वन होगी तो वन इंक्लूड होगा नहीं, तो वन से स्टार्ट होगा और जीरो तक जाए तो ये लूप हमारा काम नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, वाई प्लस वन किया है, ठीक है ना। क्योंकि आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, वन होगी। जब आई की वैल्यू वन है तो नीचे जब आएगा तो ये वन से चलेगा। तो जब मैं रेंज के अंदर पहला स्टेप देता हूँ तो स्टार्ट होता है वन से, और आई की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा, वन। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये स्टेप तक तो जाता नहीं, एन माइनस वन यानी जीरो तक, तो वन से लेकर जीरो तक जाए, तो वन से लेकर जीरो तक तो रेंज में जाएगा नहीं जब तक यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं दूंगा। जबकि मुझे आगे ये करना है, बढ़ते हुए क्रम में मुझे कॉलम बढ़ाने हैं, तो आगे मैं डिक्रीमेंट दे नहीं सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ये करा है कि वन से चले और कहाँ तक जाए, आई प्लस वन तक जाए। तो ये मैंने दे दी यहाँ पर रेंज, ठीक है। प्रिंट, प्रिंट क्या हो, प्रिंट हो जे की वैल्यू, ठीक है। प्रिंट जे की वैल्यू हो, तो जे की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, हमेशा वन से शुरू होगी, और कहाँ तक जाएगी, जितने नंबर ऑफ जिस भी कॉलम रो में हो, ठीक है ना। तो अगर मैं सेकंड रो में हूँ तो टू तक जाएगी, थर्ड रो में हूँ तो थ्री तक जाएगी, फोर्थ रो में हूँ तो फोर्थ तक जाएगी। तो जे जो जाएगा वो वन से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जिस भी रो में होगा वहां तक जाएगा, तो जे को मैं प्रिंट करा, समझ गए। ये जे प्रिंट हो गया, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बस आपको क्या करना है, एंड इज इक्वल टू, ये आपको डबल कोट्स के अंदर दे दें लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब सेकंड लूप हमारा रन होगा तो वन, फिर वन टू, और ये जब प्रिंट करता रहेगा तो हर रो के बाद, हर रो के बाद मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो बाहर निकलना और लिख देना प्रिंट। इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एंड इज इक्वल टू क्या होता है,
एंड इज इक्वल टू होता है स्लैश एन, तो ये हमेशा आपको एक नई लाइन देगा। इस तरह से आपका पैटर्न क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ में आया? नहीं आया किसी को? आ गया, ठीक है। चलो एक पैटर्न और, एक जरा सा मामूली से इसमें चेंज होगा, और ये वाला पैटर्न बनाओ। कैसे बनेगा बताओ? 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5। कैसे बनेगा ये वाला पैटर्न? बहुत जरा सा मामूली सा चेंज होगा इस प्रोग्राम के अंदर, और ये पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा। कोई बताओ मुझे फटाफट, चैट बॉक्स में बताओ सॉल्यूशन जल्दी से। एक चेंज होगा बस। प्रॉब्लम है मेरी ये कि मुझे इस तरह से यही ट्राइंगल चाहिए, लेकिन यहाँ ये था 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, और यहाँ पर सेम वैल्यूज प्रिंट होंगी हर रो में। तो देखो, हाँ, आई इज इक्वल टू जे कर देंगे। मतलब जे की जगह मैं आई प्रिंट करा देता हूँ। तो आई क्या है, मेरी रो है। हाँ, आई प्रिंट कर देंगे। तो आई क्या है, मेरी रो है। तो रो ही मेरी प्रिंट होती रहेंगी। तो ये आ गया मेरा 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5। ठीक है बेटा। चलो, घर के लिए क्वेश्चन लिखो, होमवर्क के लिए फटाफट जल्दी जल्दी। एक काम करो, प्रिंट करा के लाना है ये दो या दूसरा दो, यही देखा। एक घर के लिए लिखो 1 2 1 4 2 1 16 8 4 2 1। इस तरह का पैटर्न है, ठीक है ना। आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, पर मतलब ये पैटर्न आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। कितने लोग कर सकते हो? हो जाएगा, हो जाएगा। चलो ठीक है, ट्राई करोगे, ठीक है। ट्राई करना नहीं होता है तो कल क्लास में सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो होमवर्क के लिए हो गया क्वेश्चन ये, ठीक है। हाँ, होमवर्क के लिए एक दो क्वेश्चन और दूं, एक दो पैटर्न अगर चाहो। चलो एक एक पैटर्न और लो घर के लिए, ठीक है। एक पैटर्न और लो। एक और प्रिंट कराना है आपको। 1 3 2 6 5 4 10 8 9 7, ठीक है ना। ये ट्राइंगल ही है, और ये आपको प्रिंट करना है 10 तक। तो घटते हुए क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से, ठीक है। एक ये ट्राइंगल है, तो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, एक ये दिया है, एक ये दिया है। इन दोनों एक ये वाला और एक ये वाला, दो क्वेश्चन है आपके। तो इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो, नहीं होता है तो कल क्लास में अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीसरा एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेना, स्टार वाला भी अगर करना चाहो तो। ऑब्वियसली देखो, यहाँ पर भी अगर इस क्वेश्चन में मुझे स्टार प्रिंट करना हो ट्राइंगल में, तो आई की जगह मैं क्या दे दूंगा, मैं यहाँ पर दे दूंगा स्टार। ये क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरा स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो सिंपल है, ठीक है ना। तो ये भी आपको होमवर्क के लिए, आप एक काम करना, ये वाला पैटर्न मैंने नहीं बताया, ये वाला आप प्रिंट करा, ठीक है ना। ट्राइंगल, ठीक है। स्टार में स्टार स्टार स्टार, ठीक है। तो ये ट्राइंगल आपको प्रिंट कराना है, ठीक है बेटा। तो रेंज की हेल्प से आप ट्राइंगल वाले पैटर्न वाले सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलें। ये समझो एक प्रॉब्लम है, जैसे फेबोनिकी सीक्वेंस है, और आपका फेबोनिकी सीक्वेंस आप प्रिंट करते हो, तो इसी तरह से ये भी है हेलस्टोन सीक्वेंस, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, देखने में लंबी चौड़ी चीज लग रही है, पर लाइन बाय लाइन में यहाँ पर चीजें लिखनी है, ठीक है ना।
हेलिस्टोन सीक्वेंस होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कि उसने कहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर लो यूजर से, ठीक है। उस इंटीजर को चेक करो, अगर वो इवन है तो उसे डिवाइड कर दो 2 से, अगर वो ऑड है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से और ऐड कर दो 1। कब तक चले, जब तक कि n की वैल्यू 1 नहीं हो जाए, और प्रिंट कर दो हेलिस्टोन सीक्वेंस। एग्जाम्पल लिया है उसने 68 लिया मैंने, तो 68 को पहले मैंने चेक करा तो 68 एक इवन नंबर है, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया और n की वैल्यू अपडेट कर दी, क्या हो गई 30। समझ गए। फिर दोबारा लूप में चलेगा क्योंकि n की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, तो फिर से उसको चेक करूंगा, फिर से वो इवन है तो फिर से डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड करके क्या आया, फिर से दोबारा उसको चेक करूंगा, तो 17 को मैंने चेक करा, 17 क्या है मेरा ऑड नंबर, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया मेरा 51, और उसमें ऐड 1 कर। तो क्या होगा, इस सीक्वेंस में अप एंड डाउन होते रहेंगे भाई। ये क्या है, 68 से पहले 17 गया, फिर 52 गया, 16 13 गया, फिर 40 गया, फिर 20 20 गया, फिर 5 गया, 16 गया, फिर नीचे आया, तो एक समय पे क्या होगा 1 आ जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस प्रिंट होकर आई है, ये मेरी है हेलिस्टोन सीक्वेंस, ठीक है। प्रोग्राम बहुत आसान है, चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लाइन बाय लाइन करते हैं। तो सबसे पहले ने कहा है कि स्टार्ट विद ए पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे पहले मैं यूजर से वैल्यू ले लेता हूं, तो a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। यूजर मुझे क्या देगा, एक नंबर दे देगा, ठीक है। आगे चलो, कहता है इफ n इज इवन, तो मैं पहले एक काम करता हूँ, एक लूप चलाता हूँ वाई, क्योंकि मुझे कब तक चलाना है, जब तक ये 1 नहीं हो जाता। तो a इज ग्रेटर देन 1, जब तक ये 1 से बड़ा है तब तक चलता रहा है, ठीक है। क्या हो, इफ a मॉड 2 इज इक्वल टू 0, अगर a इवन है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, इफ n इज इवन, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है साहब। तो मैं क्या करूंगा, a इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 2, ठीक है, और प्रिंट कर दूंगा मैं a को। क्लियर है। अगर इवन नंबर होगा तो मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। सीक्वेंस मुझे प्रिंट करानी है, सीक्वेंस प्रिंट करानी है तो उस a को प्रिंट भी करा दूंगा, a की वैल्यू हो जाएगी अपडेट, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले मैंने a की वैल्यू डाली, सपोज करो 68 है, तो 68 1 से बड़ा है, 68 में वो मॉड करा तो वो एक इवन नंबर निकला, तो मैंने उसे 2 से डिवाइड करा और उसको प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट हो गया मेरा 34। जैसे यहाँ पर है ये 34 प्रिंट हो गया, ठीक है। चलो दूसरी चीज, अब वो नहीं है, इवन नहीं है वो, ठीक है, ऑड है। ऑड है तो क्या करना है, इफ n इज ऑड देन मल्टीप्लाई करूंगा 3 से और ऐड कर दूंगा 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करा मैंने, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 3 से और ऐड कर दूंगा उसके अंदर 1, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर देता हूँ, जो भी होया मेरा a, समझ गए। कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल 1, वो प्रोसेस ये वाइल मैंने चला ही रखा है। तो अब मेरा ये प्रोग्राम बन के तैयार हो गया, जो हेलस्टोन उसने कही थी। तो जैसे ही वो ऊपर पहला नंबर आएगा, पहले उसको देखेगा क्या वो 1 से बड़ा है, फिर उसको अगर वो इवन है तो उसको डिवाइड कर देगा 2 से, प्रिंट कर देंगे। अगर वो नहीं है तो मैं उसको क्या करूंगा, ऑड नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर, ठीक है। रन कराते हैं तो 68 देता हूँ मैं। जैसे ही मैंने 68 दिया तो फिर से ये मेरी वैल्यू प्रिंट हो गई 34 17 52, इस तरह से, ठीक है। और फिर से ये सीक्वेंस में नहीं आ रही है तो मैं फिर से वही काम करूंगा, कॉमा एंड इज इक्वल टू कॉमा, ठीक है, एक कॉमा एंड इज इक्वल टू, ठीक है। जब मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पर मैंने दिया 68, तो ये मेरी वैल्यू प्रिंट हो गई इस तरह से। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डिवाइड होने के बाद जो उसकी वैल्यू आ रही है वो किस तरह से आ रही है, वो आ रही है फ्लोट में। मैंने बताया था डिवीजन हमेशा मुझे फ्लोट वैल्यू देता है, तो फंक्शन होता है एंड, तो जो भी आए वो उसको किसमें कन्वर्ट कर दे, इंटीजर, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो देखो जब मल्टीप्लाई हो रही है और +1 हो रहा है तो यहाँ पर तो सारा इंटीजर ही है, लेकिन ये फ्लोट हो रहा है। तो अब अगर मैं रन कराता हूँ 68, तो अब देखो आपकी वैल्यू इंटीजर की प्रिंट हो, फ्लोट में नहीं आ रहा। समझ में आ गई बात ये। तो हेलिस्टोन प्रॉब्लम समझ में आई। हेलिस्टोन प्रॉब्लम में क्या करते हैं, जो से जैसा वो स्टॉप कह रहा है वैसे वैसे स्टेप मैंने फॉलो करे और प्रॉब्लम मेरी यहाँ पर क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है, ठीक है। क्लियर है ये।
किसी को पूछना तो नहीं है ना, वैसे तो प्रॉब्लम बहुत आसान है, ठीक है ना। ठीक है, लाला खान को समझ में आ गया तो सबको आ गया, ठीक है। चलो, ये घर के लिए एक्सरसाइज लिखो फटाफट, 5 मिनट का टाइम है, जल्दी नोट करो, होमवर्क है घर के लिए। सबसे पहले मैं प्रोग्राम समझा देता हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू डबल ईच नंबर इन ए लिस्ट। एक लिस्ट दी हुई है, उसके हर एक नंबर को मुझे डबल करना है, ठीक है ना, प्रोग्राम बनाना है। दूसरा प्रोग्राम बनाना, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ट्राइंगल, ठीक है, तो ट्राइंगल जो है उसको प्रिंट कराना है। दूसरा है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए रिवर्स नंबर फ्रॉम एन टू वन, जो मैंने आपको दिया है, ठीक है ना, जो मैंने आपको दिया है ना ये वन, तो 10 से लेके 1 तक रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने हैं, लेकिन ट्राइंगल में, ठीक है ना। एक प्रोग्राम बनाना, राइट ए प्रोग्राम टू टेक टू नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड देयर जीसीडी। तो जीसीडी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जीसीडी की, तो मुझे बताओ कोई के 60,48, इसका जीसीडी क्या होगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा? कोई भी नहीं बता रहा। कैसे निकालते हैं भाई? सबसे पहले इसके वो निकाल लो। हाँ, सवाल आ गया ना, 12, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, 2 नंबर लेने यूजर से, उनका जीसीडी मुझे यहाँ पर निकालना है, ठीक है। एक प्रोग्राम ये बनाना, राइट ए प्रोग्राम फॉर ए गिवन नंबर एन। एन कोई भी यूजर से नंबर ले लो, 10, 20 जो भी आपको लेना है। तो जैसे 10 लोगे तो ये 10 तक सीक्वेंस जानी चाहिए, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ऐसे ही 10/10+1, 10/11 तक, समझ गए। तो ये 5 प्रोग्राम है जो आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं, फटाफट नोट करो जल्दी से, और कहो तो मैं इसको ना एक काम करो, पीपीटी अपडेट करूंगा ना मैं वहीं पे क्लासरूम से, वहां से डाउनलोड कर लेना, फिर ये प्रोग्राम बना, ठीक है बेटा। आगे चले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े होंगे C++ में, जावा में आते हैं उनको मेथड भी बोलने लगते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन होते क्या? अ फंक्शन इज ए नेम्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है ना। एक नाम दे दिया मैंने, जो भी हमारा प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो वो जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरी इंस्ट्रक्शन से एक बार में एक एग्जीक्यूट होती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो है मैं एक जगह रख दूँ, और जब भी उस फंक्शन को इंट में कैसे करें, कौन से वाले को इंट में करना है बेटा? ये पूछ रहे होगे, ये इंट में, इंट फंक्शन की हेल्प से किसी को भी कास्ट कर सकते हो, उसके अंदर फ्लोट को मतलब इंटीजर में कास्ट कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग को भी कर सकते हो, अगर स्ट्रिंग के अंदर 1 2 3 टाइप की वैल्यू, ठीक है। चलो, तो क्या करा मैंने, जैसे मुझे बहुत बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है ना। मैं एक घर का एग्जांपल लेता हूँ कि घर में जैसे आपको क्या है, आपको आपके मम्मी ने बोला एक काम करो, बाजार जाओ, ब्रेड लेकर आओ। एक स्टेटमेंट बोला ब्रेड लेकर आओ, तो आप ब्रेड लेकर आ गए। जैसे ही आप आए तुरंत आपको बोला तो एक काम करो, दूध भी लेकर आओ, तो फिर आप गए दूध लेकर आए। फिर आपसे कहा एक काम करो, बेसन लेकर आओ, फिर आप गए बेसन लेकर आए। फिर आपको बोला एक काम करो, आलू लेकर आओ। तो बार बार इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हो, इंस्ट्रक्शन आर के एग्जीक्यूट हो रही है। तो आप परेशान होकर क्या कहोगे, मम्मी एक साथ बोल दो ना कि दूध और पकौड़ी का सामान लिया, मैं ले आऊंगा। तो एक फंक्शन बनाकर रख दिया मैंने कि दूध और पकौड़ी का सामान लिया, और जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया तो आप गए, आपने सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट किया, आपने दूध भी ले लिया, आपने ब्रेड भी ले लिया, आपने आलू भी ले लिया, आपने बेसन भी ले लिया, आपने मिर्च भी ले लिया, सारा सामान ले लिया, और लाके मम्मी को एग्जीक्यूट करके दे दिया। तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट अगर आपको एक साथ एग्जीक्यूट करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप यूज करते हो फंक्शंस। समझ में आती है बात, ये ठीक है। तो फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं हमारे ग्रुप और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, और उसका एक नाम दे देते हैं। जब भी हमें वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने होते हैं, उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और वो फंक्शन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन बेसिकली, ठीक है ना। तो कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन इज ए
ग्रुप ऑफ फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमें फंक्शंस की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। तो बेसिकली दो कारण है। सबसे पहला मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, यानी कि क्या है कि हमारे बहुत बड़ा जो प्रोग्राम है, अगर मैं उसमें सपोज करूँ 1000 लाइन का कोड लिख दूं तो आपकी समझ में वो शायद नहीं आएगा, ठीक है ना। होता क्या है कि इंडस्ट्री में एक बंदा काम कर रहा है, सपोज करो एक प्रोजेक्ट पे 4 लोग काम कर रहे हैं और कल को 2 लोग वहां से छोड़ के चले जाते हैं और 2 लोग नए आते हैं, तो उनको वो कोड समझने में, अगर उन्होंने लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट लिख रखा है तो वो पूरे 1000 लाइन का कोड पढ़ेंगे तो उनको उनको समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस बना के रख देते हैं, पहली चीज, ठीक है। और फंक्शन का नाम भी ऐसे ही रखते हैं जिससे समझ में आ जाए कि ये फंक्शन ये कर रहा होगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे कि कौन सा फंक्शन यूज किया था हम लोगों ने। अगर मैं कुछ फंक्शन की बात करूं तो नाम से ही पता लग रहा है, प्रिंट। तो नाम से ही पता लग रहा है ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है। टाइप, तो जैसे ही पता लग रहा है, अच्छा ये टाइप बता रहा होगा, ठीक है। एक फंक्शन है आईडी, तो ये क्या है, आईडी बता रहा होगा, जिस जो भी वेरिएबल यहाँ पे पास करूंगा उसकी आईडी बता रहा होगा। तो हमेशा जो नेमिंग रखी जाती है वो इस तरह से रखी जाती है फंक्शंस की कि उससे रिलेटेड हो कि वो क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। तो जब अगला बंदा आएगा और वो देखेगा कि एक प्रिंट नाम से फंक्शन बना हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसके अंदर ये काम हो रहा होगा, तो उसे बार बार वो कोड रन देखने की जरूरत नहीं कि ये जो छोटा सा कोड है ये इस तरह का काम कर रहा होगा, ठीक है बेटा। तो जो हमारा कोड है, राइट कोड इन पीसेस, स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में हम उसको क्या करते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। तो सपोज करो मुझे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना है, लाइक जैसे सपोज करो मैं नोटपैड बनाना चाहता हूँ। तो नोटपैड में आप क्या करोगे, हर फंक्शनैलिटी का एक छोटा छोटा फंक्शन बनाते चलोगे और टेस्ट करते चलोगे, ये फंक्शन हो गया मेरा, ठीक है, इस फंक्शन को बना के अलग रख देता हूँ, अब मैं दूसरा फंक्शन को बनाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन जो होता है, कोई भी प्रोग्राम जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल बनाते हैं। मॉड्यूल मतलब फंक्शन बना दिया मैंने, एक M1 फंक्शन बनाया, एक M2 बनाया, फिर मैंने एक M3 बनाया। इस तरह से छोटे छोटे फंक्शंस बनाए और ये मेरा जो है पूरा एंटायर प्रोग्राम है। इसके अंदर मैंने क्या करा, इसके अंदर वो सारे फंक्शंस को मैंने कॉल करा लिया। तो जिस भी फंक्शन को मैं कॉल कराऊंगा उसकी इंस्ट्रक्शंस जो है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट हो जाए। समझ में आती बात। दूसरा दूसरा होता है रीयूजेबिलिटी के लिए, ठीक है। रीयूजेबिलिटी यानी कोई काम आपको बार बार करना है तो बार बार उस फंक्शन को बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार फंक्शन बना के रख दो और जहां भी जरूरत हो उसको वो कॉल कर लो। जबकि लाइन बाय लाइन अगर कोड लिखोगे तो आपने ऊपर जो काम किया और आप अगर नीचे काम करना चाहते हो तो वापस से उसको क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे। तो भाई सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो यही है कि सपोज करो आपने 1000 लाइन का कोड लिखा, ठीक है, 1 2 100, फिर यहाँ पर हो गए 1000, ये 1000 लाइन का कोड है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने सपोज करो 4 लाइनें एग्जीक्यूट करी, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 4 लाइनों का काम आपको यहाँ पर भी करना है, यही 4 लाइन का काम आपको यहाँ पर भी करना है और यही 4 लाइन का काम आपको यहाँ पर भी करना है। तो आप क्या करोगे, इस 4 लाइन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, फिर इस 4 लाइन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दोगे, फिर इस 4 लाइन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। समझ में आ गई बात। तो कि सर देखो मैंने तो फंक्शन का यूज नहीं किया, मैंने फटाफट कॉपी कर दिया, उतना ही टाइम लग रहा है मेरे को। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब पहली चीज तो ये कि लाइन ऑफ कोड जो है वो बढ़ गए। लाइन ऑफ कोड जो है आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, लाइन ऑफ कोड बढ़ने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, पहली चीज। दूसरी चीज, अब सपोज करो इस फंक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है ना, आपको चेंज करना चाहते हो। तो आपने क्या करा कि इसमें जो है मान लीजिए 3 फीचर्स थे, आपने एक और फीचर ऐड किया और फीचर हो गए अब 4, ठीक है ना, एक फीचर और ऐड करना चाहते हो आप। तो इस फीचर को जब आपने यहाँ ऐड किया तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। जबकि फंक्शन में ऐसा नहीं है, आपने फंक्शन बनाकर एक जगह रख दिया, ये रहा मेरा फंक्शन F1, आपने सिर्फ उसको यहाँ पर भी कॉल कराया है, आपने उसको भी यहाँ पे सिर्फ कॉल कराया है, यहाँ पर भी कॉल कराया है और यहाँ पर भी कॉल कराया है। और कॉल जो हो रहा है वो एग्जीक्यूट कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो फंक्शन में आपको कल को फीचर ऐड करना, सिर्फ इस फंक्शन में फीचर ऐड कर दो, चारों जगह आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये फायदा है रीयूजेबिलिटी का फंक्शन का। तो फंक्शन के सबसे बड़े 2 फायदे हैं,
मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, राइट कोड इन पीसेस। हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर लिखते हैं, जिससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, और उसका कल को उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब हम प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करना आसान होता है। दूसरी चीज रीयूजेबिलिटी। एक बार फंक्शन हमने बना कर रख दिया और हमारे अपने प्रोग्राम में अगर 20 जगह भी जरूरत पड़ रही है तो हम सीधा उसको डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अगर कल को फंक्शन में कुछ चेंज करना है तो सिर्फ मुझे वन टाइम चेंज करना पड़ता है और वो 20 जगह रिफ्लेक्ट अपने आप हो जाता है। अगर मैं फंक्शन बनाकर नहीं रखता हूं तो कॉपी पेस्ट करता हूं तो वही प्रॉब्लम आएगी कि एक बार अगर मैंने एक जगह चेंज किया है तो वो मुझे 20 जगह चेंज करना पड़ेगा। समझ में आई बात? फंक्शन क्लियर है? फंक्शन होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों बनाते हैं? ठीक है, कुछ तो फोन ऑन करके घूमने चले जाते हैं। ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शंस होते कितने प्रकार के हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली तीन टाइप के फंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर। पहले होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं और हर जगह उनको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरे होते हैं हमारे फंक्शन इन मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का मतलब है कि हमारे पास अभी आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है ना, यानी कि प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज जिन्हें बोल सकते हैं। अगर आप लोगों ने जावा पढ़ी है तो, या सी प्लस प्लस पढ़ी है तो सी में क्या होते थे, सी में हमारी हेडर फाइल्स होती थी, सी प्लस प्लस में प्री डिफाइंड क्लास होती थी, तो उन क्लास के अंदर फंक्शंस होते थे। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर उनको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। उनको हम डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे और उनके फंक्शंस में हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे और मैथ प्लॉट लिब पढ़ेंगे, पांडा पढ़ेंगे, नमपाई पढ़ेंगे, तो ये सारी लाइब्रेरीज जो है, मॉड्यूल्स जो हैं, इनके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो उनको हम एक्सेस करेंगे। ठीक है ना। और कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। तो सपोज करो मैं एक वो ले लेता हूँ, एक मेरे पास है इंपोर्ट, एक लाइब्रेरी है मेरे पास ओएस, ओएस नाम से। तो इंपोर्ट कर लिया ओएस। ओएस के अंदर मेरी एक वो है, क्या नाम है उसको बोलते हैं, फंक्शन। हाँ, फंक्शन है, उसको डायरेक्टली मुझे एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, CHDIR। ठीक है ना। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, ये मेरा क्या हो गया, मॉड्यूल का नाम हो गया जो कि मैंने इंपोर्ट किया, मॉड्यूल नेम। ठीक है, प्री डिफाइंड है ये। और इसके फंक्शन को डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, कॉल कर लूँगा। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है किसके अंदर डिफाइन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस नाम से जो है उसके अंदर ये डिफाइंड है। ठीक है ना। तो पहले हो गए बुल्ट इन फंक्शन, दूसरे हो गए फंक्शन इन मॉड्यूल्स, और तीसरा टाइप के फंक्शन हो गए डिफाइन योर ओन फंक्शन। भाई प्री डिफाइंड कर रखे हैं, पर प्री डिफाइंड ये थोड़ी है कि हर यूजर के हिसाब से पहले से ही फंक्शन डिफाइन कर रखे होंगे। सपोज करो मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम कुछ और है, मैं एक नया फंक्शन खुद का बनाना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर खुद का फंक्शन भी बना सकते हो, जैसे सी या सी प्लस प्लस या जावा के अंदर बनाते थे आप लोग। ठीक है ना। सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, फंक्शन के कॉन्सेप्ट वही है। फंक्शन पहले जो बुल्ट इन फंक्शंस हैं, जो किसी लाइब्रेरी के अंदर, मॉड्यूल के अंदर नहीं है, सिर्फ पाइथन के अंदर वैसे दिए गए हैं। 84 लगभग बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ठीक है ना। तो वो सारे फंक्शंस आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन इन मॉड्यूल्स, जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर कोई फंक्शन है, उनको अगर एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से आप एक्सेस करोगे। सिंटेक्स है उसका मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। ठीक है ना। और तीसरे हो गए डिफाइन योर ओन फंक्शन। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन। तो बहुत सारे हैं, मैंने कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले है एबीएस। ठीक है ना। तो एक एक करके मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी करता चलूंगा और बताता भी चलूंगा। ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन है एबीएस। ये मुझे रिटर्न करता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देख लेते हैं, प्रिंट एबीएस। ठीक है, डायरेक्टली मैं कॉल कर सकता हूँ। तो 12.34, तो ये मुझे बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा, दैट इज 12.34। ठीक है ना। आप अगर नहीं समझ में आ रहा हो डायरेक्ट प्रिंट, तो मैं ऐसे समझाता हूँ कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, फंक्शन कॉल कराया एबीएस, और मैंने यहाँ पर दिया 36.54। ठीक है। और यहाँ पर मुझे पता करनी है कि 36.54 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। तो जो भी वैल्यू होगी वो फंक्शन रिटर्न किसके अंदर कर देगा, ए के अंदर।
और ए के अंदर करने के बाद उस वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया, तो आंसर क्या आएगा 36.54। ठीक है, एब्सोल्यूट की विशेष बात क्या होती है कि नेगेटिव नंबर भी वो क्या देता है, पॉजिटिव भी देगा, वो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, ये तो हो गई मेरी इंटीजर या फ्लोट वैल्यू। इंटीजर ले लेता हूँ, सपोज करो 36 लूंगा तो भी मेरा आंसर क्या आएगा 36। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था शुरू में न्यूमेरिकल वैल्यू 3 टाइप की होती है, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अगर आप कॉम्प्लेक्स वैल्यू पास करते हो, जैसे सपोज करो आपने पास करा 2+3j, तो इसकी ये 3.60 एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल कर दे देगा। कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, मैंने पहले भी क्लास में शायद बताया है। ठीक है ना, तो जैसे मैंने लिया 2+3j। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 और 4 हो गए 13। तो 13 जो वैल्यू है, 4 चौक 16, 4 से कम है और 3 तिया 9, 9 से ज़्यादा है, तो दैट मीन्स 3.6। ठीक है, अगर मैं 25 लाना हो तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16, अगर मैं लिखूँ 4+3j, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार, चलो इसको भी, 4+3j, जैसे ही रन कराऊंगा इसका आ गया 5.0। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये एब्सोलूट फंक्शन है जो मुझे क्या करेगा, एब्सोलूट वैल्यू रिटर्न करके देगा। दूसरा है CHR। ठीक है ना, तो कोई भी वैल्यू आप पास करते हो उसके अकॉर्डिंगली वो उसका कैरेक्टर प्रिंट करके देगा मुझे। ठीक है ना, तो जैसे मैंने करूँ, अब मैं एक ही लाइन में कर देता हूँ, प्रिंट CHR। तो मैंने यहाँ पर दिया सपोज करो 97। तो ये 97 आपको पता है कि स्मॉल ए होता है, तो ये उसका कैरेक्टर प्रिंट करके दे देगा। ठीक है ना, मैंने लिखा यहाँ पर 65, ये मुझे प्रिंट करके देगा कैपिटल ए। यहाँ मैंने लिखा 75, ये मुझे प्रिंट करके देगा के। इस तरह से जो भी वैल्यू पास करोगे उसके अगेंस्ट जो भी कैरेक्टर होगा वो दे देगा। ठीक है ना, रेंज होती है इसकी, रेंज क्या है, रेंज है इसकी 0 से लेकर और 111 411 तक। ठीक है ना, तो जैसी इससे ज़्यादा वैल्यू होगी वो आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरे दे देगा। इसकी रेंज है, तो मैं यहाँ पर अगर देता हूँ ये वैल्यू, ठीक है, तो ये वैल्यू अगर मैं दूंगा तो ये मुझे इसके अगेंस्ट जो ये बॉक्स बना आ रहा है, ये एक मतलब कैरेक्टर इसने मुझे दे दिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं 1 की जगह 2 कर देता हूँ, 12 मैंने कर दिया, रेंज से हो गया, तो ये बता देगा मुझे कि नॉट इन रेंज, रेंज के अंदर नहीं है। रेंज जो है इसकी वो कहाँ तक है, 111 411 तक। समझ में आ गई बात। तो जो CHR फंक्शन है ये मुझे कोई भी इंटीजर वैल्यू हम जो देंगे उसका रिटर्न कर देगा कैरेक्टर। ठीक है, अब इसका उल्टा कि मैं कैरेक्टर पास करूं तो मुझे वो मिल जाए। ठीक है ना, तो ORD करके है फंक्शन, रिवर्स ऑफ कैरेक्टर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम कैरेक्टर पास करेंगे, तो कैरेक्टर जो पास करना है मुझे, प्रिंट ORD कैरेक्टर इसके अंदर पास किया, तो मैंने कैपिटल A पास किया, रन कराया, तो इसने मुझे 65 प्रिंट करके दे दिया। और अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एट द रेट का पता करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने रन किया तो एट द रेट हो गया 64। ठीक है, एक बार यहाँ पर ऊपर चेक कर लेता हूँ क्या सच में 64 है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर 64 पास करूँगा तो ये यहाँ पर मेरा एट द रेट आ जाना चाहिए, एट द रेट। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कैरेक्टर का इंटीजर वैल्यू और इंटीजर से उसकी कैरेक्टर वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केयर फंक्शन और ORD फंक्शन। ठीक है बेटा, अगला फंक्शन होता है डिव मोड। ठीक है, डिव मोड क्या करता है, ये मुझे एक टपल देता है, डिवीजन और मॉड दोनों को एक साथ। तो टपल जो देगा वो देगा Q एंड R। ठीक है ना, तो Q एंड R का मतलब क्या है, Q तो हो गया मेरा भागफल और R मेरा क्या हो गया, शेषफल। डिवीजन करके देखो, जैसे इसने दिया उसी सीक्वेंस में इसने यहाँ पर वो दिए हैं टपल्स। तो सबसे पहले डिवीजन करके जो आया वो आउटपुट, और मॉड करके जो आया वो आउटपुट। ठीक है ना, डिव मोड। तो मैं देख लेता हूँ एक बार ये भी, प्रिंट डिव मोड। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 21 को 4 से करता हूँ। ठीक है, सॉरी 24,4। ठीक है, तो मेरा पहला टपल आएगा 4 5 20 5 और दूसरा आएगा 1। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन कराता हूँ तो मेरा आ गया 5 एंड 1। तो पहला तो आ गया डिवीजन, डिवीजन होकर क्या वैल्यू आ रही है 5, और जो बचा या मोड आ रहा है, शेषफल जो आ रहा है वो आ रहा है 1। ठीक है, तो इस फंक्शन से मुझे, अच्छा ये क्या मिला है, मुझे टपल मिला है। कैसे पता लगा, पहली चीज तो देखो ब्रेसिस से पता लग जाएगा, दूसरी चीज आपको नहीं पता करना ब्रेसिस से, तो A इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया
अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ ए, क्योंकि ये वैल्यू किस में रिटर्न कर रहा है, ए के अंदर। तो मैं देखता हूँ ए की टाइप क्या है, तो ए की टाइप देख लो, तो ए की टाइप क्या आ गई, टपल आ गई। तो इसका मतलब डिव मोड जो है वो हमेशा किस तरह की वैल्यू रिटर्न करता है, टपल टाइप की वैल्यूज को रिटर्न करता है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। अगला जो है ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, टाइप। टाइप पता करने के लिए आईडी, रेफरेंस नंबर पता करने के लिए लेंथ, मैंने कल बताया भी था बच्चों को, आपको पता नहीं आपको बताया नहीं बताया। लेंथ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बनाया S1 इज इक्वल टू नितिन शर्मा, ठीक है। अब मुझे इसकी लेंथ पता करनी है, तो प्रिंट LEN S1, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो 12 लेंथ था, ठीक है। और स्ट्रिंग ही नहीं, आप चाहो तो मैं एक काम करता हूँ, S2 इज इक्वल टू, मैं लिस्ट बना देता हूँ, चलो 1, 2, 3, 4, ठीक है। मैंने एक ले ली, अब कितनी लेंथ है मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पर S2 पास करूँगा, तो इसने मुझे बता दिया 6 एलिमेंट है, और देखो यहाँ पर 6 ही एलिमेंट है, ठीक है ना। तो किसी की भी लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको लेंथ पता करनी हो, स्ट्रिंग की, लिस्ट की, टपल की, सेट की, किसी की भी आपको लेंथ पता करनी हो, ठीक है, तो किससे पता करोगे, LEN, ठीक है। तो और ऑब्वियसली देखो, हर फंक्शन जो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको आप स्टोर भी कर सकते हो। आप कह रहे हो कि मैं लेंथ को स्टोर करना चाहता हूँ, तो b इज इक्वल टू LN LEN और S2 पास कर दो, और यहाँ पर आप दे सकते हो b, ठीक है। तो b को प्रिंट कराऊंगा तो भी मेरा आउटपुट क्या आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि इसने वैल्यू किसके अंदर स्टोर कर दी, b के अंदर, ठीक है। और बहुत सारे बुलेटिन फंक्शन है, मैक्स, ठीक है ना। तो मैक्स दो तरीके से यूज होता है। पहला मैक्स है एस, वेयर एस इज ए नॉन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट पास करा, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सो ऑन, तो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करके दे देगा आपको। लेकिन याद रखो, मैक्सिमम निकालने के लिए वहां पर इंटीजर वैल्यू होनी जरूरी है, ठीक है। तो मैंने एक काम करा, मैं एक काम करता हूँ, एस इज इक्वल टू, पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, 2, 3, 4, ठीक है, एक ये लिस्ट बना दी। अब इसमें से मुझे मैक्स प्रिंट करना है, तो प्रिंट मैक्स, अंदर मैं ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, तो मुझे बताएगा कि एस के अंदर मैक्सिमम क्या है। तो एस के अंदर मैक्सिमम क्या है, 83। समझ में आ गई बात। अब ऐसे ही में सेम इसका रिवर्स देखते हैं कि मिन, तो इसके अंदर मिनिमम क्या है, समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि कोई लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, किसी भी उसमें से टपल हो, तो उसमें से ही बता देगा लार्ज कौन सा है और मिनिमम कौन सा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, कॉमा, यहाँ पर आपका मन करा कि मैं एक स्ट्रिंग पास कर, ठीक है, तो ये आपको एरर दे देगा, कहेगा एक ही टाइप के हो, तो मैं पता लगाऊं स्ट्रिंग हो या इंटीजर हो। समझ में आ गई बात ये। तो चलो एक काम करो सर, ये हटाओ, आप एक दूसरी स्ट्रिंग बनाओ, S1 बनाता हूँ, ठीक है। दूसरी लिस्ट बनाई, इसके अंदर मैं लिया शर्मा, एक ले लिया निशान, ठीक है। अब मैं मैक्स प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसने बता दिया भाई शर्मा बड़ा है, ठीक है ना। क्यों है बड़ा, ये डिक्शनरी के हिसाब से बता दिया इसने सेटल करके। तो आप देखोगे कि मतलब एन के बाद एस से शुरू होता है। अगर मैं यहाँ पर एक और लूँगा, और जिसमें लिया सिर्फ मैंने एक्स, अब इसने बता दिया कि एक्स पढ़ा है, क्योंकि डिक्शनरी के हिसाब से सीक्वेंस से स्टोर करता है। तो ये इसने कैरेक्टर में करके बता दिया कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, और ऐसे यहाँ पर ये बता देगा मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है ना। तो किसी भी टाइप का टपल ले सकते हो, बट ध्यान रखना दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग और इंटीजर का, ठीक है ना। क्योंकि वो दोनों में से किसी एक में मैक्सिमम, क्योंकि कंपैरिजन नहीं है ना, इंटीजर और स्ट्रिंग का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये मैक्स और मिन हो गया, जिसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। दूसरा है कि सर मुझे ऑब्जेक्ट पास नहीं करना, मुझे लिस्ट भी नहीं बनानी, मैं तो डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ कि कुछ नंबर्स हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि सपोज करो कुछ नंबर है, उनमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर बताओ, तो आप क्या करोगे, उन नंबर को पहले लिस्ट के अंदर स्टोर कराओगे। तो वो सब कराने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ प्रिंट मैक्स, बताओ सर क्या नंबर है। तो मैंने बताया 23, 25, 26, 54, 85, 12, इस तरह से मैंने कुछ नंबर दे दी। तो वो इन सब नंबरों में से बता देगा कि कौन सा मैक्सिमम है। यहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न कर देगा 85। समझ में आ गई बात ये।
ऐसी इन सब नंबरों में से मुझे पता करना हो कि मैक्स मिनिमम कौन सा है, तो प्रिंट मिन ठीक है, तो ये मुझे मिनिमम बता देगा, मिनिमम क्या है 12। ठीक है, तो मिन और मैक्स दो तरीके से यूज हो सकते हैं। पहला मैक्स है जिसके अंदर एस कोई ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, स्ट्रिंग पास कर सकते हो, लिस्ट, टपल एंड सो ऑन। ऐसी मैक्स है जिसके अंदर कितने भी आर्गुमेंट पास करते हो, एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट, तो भी वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसी मिनिमम होता है, कोई ऑब्जेक्ट पास कर दोगे तो उन ऑब्जेक्ट्स में जितने भी एलिमेंट है उनमें से मिनिमम वैल्यू बता देगा, और आर्ग्यूमेंट पास कर दोगे तो उन आर्ग्यूमेंट में से बता देगा मिनिमम कौन से आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, रेंज में आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसके अंदर वही तीन आर्ग्यूमेंट होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट और स्टेप जो होते हैं वो हमारे ऑप्शनल होते हैं। ठीक है बेटा, अगला राउंड नंबर। ठीक है ना, मुझे क्या करना है, मुझे राउंड ऑफ करनी है कोई वैल्यू। तो देखो यहाँ पर समझो एक चीज, मैंने आपको एक वैल्यू दी, एक क्वेश्चन पूछा है, सर हम अगर S1 और S2 दोनों की लेंथ फाइंड करनी है तो क्या हमें S1 और S2 को ऐड करना पड़ेगा? भाई देखो, अगर आप कह रहे हो ये दो स्ट्रिंग है मेरे पास, S1 और S2, ठीक है, उनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो दोनों की लेंथ निकालो और दोनों को सम कर दो, और चाहे तो एक साथ सम कर दो। ठीक है ना, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इस तरह से डिस्कस कर लेता हूँ कि सपोज करो S1 है, ठीक है, ये नितिन हो गया, ठीक है, एक S2 हो गया। अब मुझे क्या है, मुझे पता करनी है लेंथ इसकी S1 और S2 की, और दो तरीके हैं, दो चीज़ें क्वेश्चन मेरी समझ में आ रहे हैं जो तुम पूछ रहे हो, कि या तो तुम ये पूछ रहे हो कि S1 और S2 की लेंथ दोनों को अलग अलग निकालें और फिर सम कर दें। ठीक है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं A इज इक्वल टू, मैंने करा लेंथ ऑफ S1 प्लस लेंथ ऑफ S2, ठीक है, दोनों की लेंथ निकालोगे और प्रिंट कर दोगे A, तो दोनों की लेंथ निकाल के वो प्रिंट कर देगा कि दोनों की लेंथ मिला के हो गई 11। समझ में आ गई बात? ठीक है, और जूस यही है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आगे क्या बता रहा था मैं, राउंड राउंड फंक्शन क्या करता है, राउंड फंक्शन करता है राउंड ऑफ करता है। ठीक है ना, राउंड ऑफ किस तरह से करेगा, मैंने सपोज करो आपको दिया 12.56, तो ये राउंड ऑफ करके दे देगा आपको 30। समझ गए, मैंने आपको दिया 11.37, तो वो आपको राउंड ऑफ करके दे देगा 11। ठीक है, अब मैंने दिया 11.597, ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि पूरा राउंड ऑफ ना करे, मैं दशमलव के एक या दो स्थान तक मैं इसको करना चाहता हूं। तो मैं दशमलव के अगर दो स्थान तक करूंगा तो 11, अब दशमलव के दो स्थान तक करूंगा तो दो स्थान के बाद क्या आ रहा है, ये 7। 7 का मतलब हो जाएगा ये बढ़ के, और बढ़ के होगा तो 59 की जगह क्या हो जाएगा 60। समझ गए, क्योंकि 0.549 से ऊपर 5 के आते ही ये कहाँ ले जा रहा है, ऊपर की तरफ वैल्यू ले जा रहा है, और अगर 5 से नीचे है तो लोअर की तरफ वैल्यू ले जा रहा है। ठीक है, तो अगर यह 11.597 तो आएगा 11.60, और अगर होगा 11.543, 5 नहीं 9 ही ले लेता हूँ, 593, तो आंसर आएगा 11.59। ठीक है, नहीं 50 नहीं आएगा, 59 आएगा, दशमलव के दो स्थान तक लेना है ना मुझे। ठीक है, तो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया है, देखो यहाँ पर दिया है, पहला तो आपको नंबर देना है, और दूसरा है एन डिजिट्स। ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है, दैट मीन्स ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, जीरो होती है, कि भाई मुझे दशमलव के बाद कुछ भी चाहिए ही नहीं, मुझे तो पूरा पूरा राउंड ऑफ करके दे दो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, प्रिंट राउंड, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 12.56, रन कराया तो ये मुझे दे दिया 13।
अब मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, मैं ले गया 4 3, तो इसने मुझे दे दिया 12। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी कि मैं एक काम करता हूँ, 12 पॉइंट क्या था एग्जाम्पल के लिए, तो मैंने लिया 597। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिया 597। ठीक है, कॉमा मैंने कहा दशमलव के 2 स्थान, दशमलव के 2 स्थान तक, तो 12.6 ले लिया। और मैंने यहाँ पर 7 की जगह मैंने करा 3, इसमें क्या 12.59। ठीक है, यहाँ तक राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है बेटा, तो जो 11.50 का क्या आएगा, 11.50 करके देख लेते हैं, 11.50, तो ऑब्वियसली 11.5 आएगा। अगर दशमलव के स्थान तक नहीं लेते हैं तो क्या आएगा, तो भी क्या आएगा 12 ही। ठीक है ना, क्योंकि 50 को इंक्लूड लेकर चलता है। अगर 100 को, मैं कहता हूँ 100 रुपये हैं, 100 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो 50 रुपये एक के खाते में और 50 दूसरे के खाते में आए। समझ में आ गई बात ये, तो जो 50 आए, सील भी यही करता है। हाँ, लेकिन सीलिंग वैल्यू जो है उसमें आप दशमलव के बाद नहीं बता सकते कि कितने अंकों तक राउंड ऑफ कर। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कि आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो कितनी भी डिजिट तक। ठीक है ना, जैसे हमारे बैंकिंग सिस्टम में होता है। ठीक है ना, हमें जो दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है कि दशमलव के 2 अंकों तक वो राउंड ऑफ करते हैं, लेकिन उनके जो बैंकिंग सिस्टम में वो 6 अंकों तक राउंड ऑफ करके चलते हैं। रीज़न इज़ दैट कि अगर वो 6 अंकों तक नहीं करेंगे तो जितना उनका ट्रांजैक्शन होता है डेली का, उसमें उनको मतलब काफ़ी लॉस होता है, पैसे कुछ कुछ पैसे मिला के। ठीक है ना, तो वो हमेशा बैंकिंग सिस्टम 6 अंकों तक उसको राउंड ऑफ करता है। ठीक है, हाँ, तो क्या था मेरा, ये हो गया राउंड। प्रिंट स्टेटमेंट आपने यूज़ कराई है। ठीक है, तो प्रिंट यूज़ आता है मेरा प्रिंट करने के काम। एनी फंक्शन जो है, कोई भी आर्ग्यूमेंट इसके अंदर आप पास करते हो तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज अगर वो आर्ग्यूमेंट ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है ना, तो किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ, प्रिंट एनी, अब मैंने यहाँ पर पास किया मेथड, इसने कहा ट्रू, क्योंकि कुछ तो वैल्यू है ना। फॉल्स किस केस में देगा, फॉल्स तो मुझे जो पता है एक ही केस में देगा, एक तो 0 में देगा फॉल्स। ये देगा, वो एक्सप्रेशन इवेल्युएट करेगा। मैंने कहा 2 > 3, ऑब्जेक्टिव पास करना चाहिए। ठीक है, मैंने दिया एक, मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ, एस इज इक्वल टू, मैंने करा 1, 2, 3, अब मैंने पास करा एस। ठीक है, ट्रू। ठीक है, मैंने इसको लिया ब्लैंक, तो आ गया false। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो मैं इसके अंदर पास कर दूंगा, तो मुझे उससे ये पता लग जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कि उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर वो ब्लैंक है तो वो मुझे रिटर्न कर देगा फॉल्स, अगर वो ब्लैंक, अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है तो मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। तो कभी मुझे चेक करना है कि कोई मेरी स्ट्रिंग है वो ब्लैंक तो नहीं है, कोई मेरी लिस्ट है वो खाली तो नहीं है, तो इसका उसको हम यूज कर सकते हैं एनी फंक्शन की हेल्प से। ठीक है बेटा, अच्छा, बिन एक्स, बाइनरी नंबर, ये जो है कन्वर्ट एन इंटीजर टू ए बाइनरी स्ट्रिंग, कोई भी इंटीजर वैल्यू दोगे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के काम आएगा। तो देते हैं, ठीक है ना, प्रिंट बिन, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दी 45, नहीं 4 ही देता हूँ, सॉरी 4 नंबर, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देगा मुझे। तो देखो, जब उस दिन मैंने फंक्शन बताया था तो उसके अंदर मुझे क्या पास करना था, जब मैंने बताया था कि कैसे बाइनरी को करते हैं कन्वर्ट उसके अंदर। ठीक है, आपको याद हो तो, अगर सेल में ऊपर इंसर्ट, तो मैंने बताया था प्रिंट, किसी भी बाइनरी वैल्यू का अगर मुझे डेसिमल निकालना है तो मैंने कहा था प्रिंट स्लैश 0 B 1 ठीक है, तो ये क्या बताया था भाई, कोई बताएगा मैंने क्या बताया था, फिर भूल गया।
बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए स्लैश स्लैश सही है। तो ये आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेगा, किसी भी उसका बाइनरी नंबर निकालना है तो फंक्शन है बिन, तो मुझे 4 का निकल गया, मेरे 6 का निकालना है, तो इस तरह से ये बाइनरी नंबर निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये बाइनरी निकल गए तो सेम ही मुझे चाहिए हेक्सा वैल्यू, तो प्रिंट फंक्शन होता है हेक्स, और मैंने यहाँ पर दिया 8, तो ये मुझे 8 की हेक्सा वैल्यू निकाल कर दे देगा 8, ठीक है। हेक्सा वैल्यू आपको पता ही है 8 क्यों आई है, क्योंकि 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई 8, ठीक है ना, जो भी डिजिट होगी तो जो मैं आपने हेक्सा में कन्वर्ट किया है तो उस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको सॉरी 16 की पावर 0, अगर आपको चाहिए 16 का, ठीक है, ये हमेशा 16 से ऊपर का निकलेगा, तो 17 अगर मैं लेता हूँ तो 17 का निकल गया ये 1 1, ठीक है। तो 1 1 का मतलब क्या हुआ, 1 1 का मतलब अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरी हेक्साडेसिमल वैल्यू आई 1 1, तो ये हो गया 16 की पावर 0 और ये हो गया 16 की पावर 1, तो 16 एकम 16 प्लस 16 की पावर 0 मीन्स 1, 1 इंटू 1 इज 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 7, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी इंटीजर वैल्यू की हेक्सा वैल्यू निकल जाएगी। ऑक्टा निकालनी है तो कौन सा फंक्शन है, फंक्शन है ओसीटी, और यहाँ पर आप क्या दे दोगे, जो भी आपको वैल्यू देनी है वो दे दोगे, ठीक है ना। 9 दी मैंने, जैसे ही रन कराओगे तो वो 9 की वैल्यू आ गई, आप दोगे यहाँ पर 10, तो 10 की भी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1 2, ठीक है। तो इस तरह से बाइनरी किसी भी इंटीजर वैल्यू से आप बाइनरी हेक्सा ऑक्टल अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर आपको 3 फंक्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हैं, बाइनरी, हेक्सा और ऑक्टल, क्लियर बेटा। तो इन फंक्शंस की हेल्प से किसी भी इंटीजर वैल्यू की आप बाइनरी नंबर या हेक्सा नंबर या ऑक्टल नंबर निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। एक फंक्शन और है दैट इज इवैल, यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन देते हो दिस फंक्शन टेक स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट, स्ट्रिंग लेगा, यहाँ पर देखो सिंगल कोट्स लगाए मैंने, दैट मीन्स स्ट्रिंग की फॉर्म में लेगा, और एक्सप्रेशन जो है वो इवेलुएट करके आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। कैसे, जैसे कि मैं करूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद कभी किसी कंपटीशन की तैयारी करी होगी, तो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है ना, 2 + 3 माइनस मल्टीप्लाई, इस तरह से निशान आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इवेल, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग के अंदर एक पास कर देता हूँ 4 + 5 -1 मल्टीप्लाई 8 +4 डिवाइड 2, एक मैंने स्ट्रिंग पास कर दी, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो ये इस पूरी को ये इवेलुएट करेगा और 3.0 मेरे को आंसर दे देगा, ठीक है ना। कैसे सॉल्व होगा, वही प्रेसिडेंस जो होगी ऑपरेटर्स की वो पता ही है आपको, सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवीजन सॉल्व होंगे, उसके बाद प्लस या माइनस सॉल्व होंगे, ठीक है ना। जिन ऑपरेटर्स की सेम प्रेसिडेंस होती है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ 3 + 4 - 2 है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक स्ट्रिंग है जैसे 2 + 3 प्लस प्लस में माइनस ले लेता हूँ -1, तो दोनों की सेम है तो कौन सा पहले सॉल्व होगा, तो हमेशा याद रखो सेम प्रेसिडेंस होती है तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इधर जो भी ऑपरेटर आ रहा है यानी 3 और 2 5 होगा, और फिर -1 होगा, दैट इज 4, समझ गए। और अगर ऐसे होता 2 + 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो देखो अगर वैसे करो, अगर लेफ्ट टू राइट सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 और 2 5 और 20, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंस के हिसाब से सॉल्व करोगे तो 4 × 12, 12 और 2 14, तो कौन सा सही है, बताओ भाई कौन सा सही होगा। इसका आउटपुट क्या होगा, 2 + 3 मल्टीप्लाई 4 14, बिल्कुल सही, ठीक है। देख लेते हैं फ्रेंड, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 2 + 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक, तो आ गया 14, ठीक है। 2 में 2 कैसे आएगा, 2 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो गया, ठीक है बेटा। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी आप एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो उनका याद रखो ऑपरेटर की जो है वो क्या है प्रेसिडेंस, और सेम का होता है तो हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा, ठीक है ना।
सेकंड वाला आंसर सही है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ये हो गया मेरे बिल्ट इन फंक्शन। तो काफ़ी सारे मैंने डिस्कस कर लिए यहाँ पे, मतलब लगभग 14-15 फंक्शंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी 84 टोटल होते हैं। कुछ आप सर्च करोगे मिल जाएंगे, कुछ आगे जैसे जैसे यूज़ आता रहेगा मैं आपको समझाता रहूँगा, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो इन फंक्शंस की सब लोग प्रैक्टिस करना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अपन लोग, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है कि यूजर अपना खुद का एक फंक्शन बनाना चाहता है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसने सिंटेक्स दे रखा है डी एफ, यहाँ पर डी स्मॉल होगा, ए कैपिटल बाय डिफॉल्ट आ जाता है ना यहाँ पर। और फंक्शन का नाम जो भी आप देना चाहते हो, आर्ग्यूमेंट जितनी भी आर्ग्यूमेंट आप देना चाहते हो, एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप उसके अंदर दे सकते हो, और कोई नहीं भी दे सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है ना। अंदर स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। और जितने चाहे उतने स्टेटमेंट दे सकते हो, जैसे 1 2 3 4 जितने चाहे उतने स्टेटमेंट दे दो। जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आपको फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट कराने हैं वो फंक्शन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट यहाँ दे दो। और लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि ऑप्शनल है, आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाओगे। रिटर्न करोगे तो वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसको रिसीव करोगे किसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना। समझते हैं। तो करना क्या है बेसिकली, देखो, जो अभी तक सी या सी प्लस प्लस में आप फंक्शन बनाते थे तो कैसे बनाते थे, आप इस तरह से बनाते थे, वॉइड, ठीक है, वॉइड फंक्शन का नाम दिया आपने f1, और सपोज करो अंदर दो आर्ग्यूमेंट ले लिए, इंटीजर ए कॉमा, ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस शुरू हो गए, ये बंद हो गए, इसके अंदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आपने दी, समझ गए। तो ये जो पहला स्पेस होता था ये होता था मेरा रिटर्न टाइप के लिए। अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम लगाते थे वॉइड। अगर वो कुछ रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न जिस टाइप की वैल्यू को कर रहा है, ठीक है ना, जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसी टाइप की रिटर्न टाइप हमें यहाँ लिखनी होती थी। सपोज करो मैं यहाँ रिटर्न करता ए को, ठीक है, तो मैं किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, इंटीजर टाइप, तो मुझे वॉइड की जगह क्या लिखना पड़ता, इंट। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। ये जो रिटर्न टाइप है ये टोटली डिपेंड करती है कि आप उसमें फंक्शन से कुछ रिटर्न करा रहे हो तो उसी टाइप को यहाँ पर लिखोगे। अगर आप यहाँ इंट नहीं लिखते हो, आप यहाँ लिख देते हो वॉइड, तो ये आपको क्या दे देगा, एक एरर जनरेट करके दे देगा कि फंक्शन रिटर्न टाइप शुड हैव एन इंटीजर, ठीक है ना। दूसरी बात, आपने सपोज करो यहाँ गलती से क्या करा, यहाँ गलती से आर ई टी यू आर रिटर्न कर दिया आपने एक बूलियन वैल्यू दैट इज ट्रू, और यहाँ लिख दिया है इंटीजर, तो भी क्या कर देगा ये आपको, तो भी आपको एरर जनरेट करके दे देगा, कहेगा रिटर्न तो कर रहा है ट्रू और आप लिख रहे हो इंटीजर। समझ में आ गई बात। तो ये यहाँ पे एक हमें ध्यान रखना पड़ता था कि यार ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, उसी टाइप का यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें वहां पर आती थी। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, पाइथन में कहता है एक कीवर्ड दे रहा हूँ दैट इज डेफ, क्योंकि यहाँ रिटर्न टाइप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो जिस भी टाइप की वैल्यू रिटर्न करोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिटर्न टाइप जब आप यहाँ डेटा टाइप ही नहीं है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ना वॉइड लगाने की ज़रूरत है ना कोई टाइप लगाने की ज़रूरत है। वो कहता है सिर्फ डेफ लिखो, डेफ से मुझे ये पता लग जाएगा कि डेफ से मुझे ये पता लगेगा कि अच्छा ये डेफिनेशन है किसी फंक्शन की, और यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट पास करने तो वो कर देना, और नहीं तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दो अपने जो भी आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको वैल्यू रिटर्न करानी तो रिटर्न भी करा सकते हो आप। रिटर्न के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, अगर आपका मन है ट्रू रिटर्न कराने का तो आप ट्रू रिटर्न करा दो, उससे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। ये आपका फंक्शन बन के तैयार हो गया। बस इतना ध्यान रखना है कि जब अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको आपको लेना है, तो जहां भी फंक्शन को कॉल करोगे वहां पर फंक्शन को कॉल करके उसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने वैल्यू रिटर्न कराई है। समझ में आ गई बात। अगर रिटर्न नहीं कराते हो तो कोई जरूरत ही नहीं कहीं स्टोर कराने की। फंक्शन कॉल कैसे करेंगे, जैसे सी के अंदर करते थे, सिंपली फंक्शन का नाम लिखो हो गया कॉल, कोई स्पेशल जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
देखो है क्या बेसिकली, जैसे जावा के अंदर क्या होता था, जावा के अंदर किसी क्लास का मुझे फंक्शन कॉल करना है तो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से यूज करते थे, तो ऐसे ही यहाँ पर डॉट ऑपरेटर की हेल्प से ही यूज करेंगे किसी उसको, किसी क्लास का है। लेकिन जब मैं खुद एक फंक्शन बना रहा हूँ और मुझे उसी को कॉल करना है तो सिंपली नाम से फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं इसका। ठीक है ना, तो दो चार प्रोग्राम पहले फंक्शन के देखते हैं। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, सपोज करूँ मैं फंक्शन को कॉल करूँ और वो हेलो प्रिंट करते हैं। ठीक है ना, तो पहले एक चीज़ ध्यान रखो, फंक्शन कॉल किया F1 और मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ, फंक्शन बनाया F1, कॉलन लगाना मत भूलना ध्यान से। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कर दिया प्रिंट हेलो। ठीक है, जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो वो मुझे एरर जनरेट करके देगा। अक्सर गलती जो होती है वो यहाँ होती है, F1 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि प्रोग्राम हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और पहली लाइन लिखी है आपने F1, तो वो F1 को अभी मेमोरी तो मैं तो पहुंचा ही नहीं, वो मेमोरी में तो तब पहुंचेगा जब इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है ना भाई, एग्जीक्यूट का मतलब ये नहीं है कि वो आउटपुट शो कर रहा है, पर उसको मेमोरी तो अलॉट करेगा। मेमोरी अलॉट करने के लिए मेरा इंटरप्रेटर यहाँ पर पहुंचना चाहिए। जैसे ही उसने फंक्शन को कॉल किया उसकी एरर आ गई, वो बाहर निकल गया। तो इसीलिए सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम आप फंक्शन को डिफाइन करो। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये फंक्शन बन गया, मेमोरी अलॉट हो गई, इंटरप्रेटर ने इसको देख लिया, कोई एरर नहीं है, उसने उसको उठाया और मेमोरी के अंदर रख लिया। अब जैसे ही यहाँ पर फंक्शन कॉल करोगे तो ये मुझे क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करके दे देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर फंक्शन बनाना बहुत आसान है। एक फंक्शन बनाया F1 और फिर उसको कॉल कर दो। कॉल करने के लिए सिर्फ आप मुझको क्या लिखना है, फंक्शन का नाम। ठीक है, तो फंक्शन की हेल्प से आप मतलब कई फंक्शन की हेल्प से आप सारे प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट करना है। ठीक है, तो चलो फंक्शन बनाते हैं पहले DEF, और मैं अपना खुद का फंक्शन बना रहा हूँ 1 से लेके 10 तक, तो ऐसी क्यू एक फंक्शन बना लिया मैंने। ठीक है, सीक्वेंस प्रिंट करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस क्या प्रिंट करनी है, सीक्वेंस प्रिंट करनी है, सीक्वेंस प्रिंट करनी है मुझे 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो कहाँ तक प्रिंट करनी है, मैंने यहाँ पर n पास कर दिया, 1 से लेके 10 तक 5 तक जितना भी है n में यूज फंक्शन में डिफाइन करता हूँ। ठीक है, वाई जब तक n जो है वो बड़ा है 1 से तब तक होती रहे। ठीक है, क्या करे, प्रिंट n की वैल्यू को प्रिंट करता रहे और n इज इक्वल टू n-1 होता है। ठीक है, ये मेरा फंक्शन बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब n, तो पहला तरीका तो ये है, सीक्वेंस यहाँ पर मैंने पास कर दिया 10, तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा 10 से लेके 2 तक हो गया, क्योंकि ग्रेटर देन कर रखा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1 तक। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात ये। अब मैं 10 नहीं देना चाहता, मैं यूज़र से वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो आप एक काम करो, आप लो a इज इक्वल टू इंट, क्योंकि इंट नहीं लोगे ना तो ये माइनस वाला ऑपरेटर यहाँ पर काम नहीं करेगा, यहाँ पर एरर जनरेट करेगा। ठीक है ना, क्योंकि एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो होता है वो उसी के अंदर होता है। ठीक है, इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है, आपने नंबर एंटर करा और सीक्वेंस के अंदर पास कर दो a, तो जैसे ही आप पास करोगे, तो मैंने करा 5 तो ये 5 4 3 2 1, और अगर आप करोगे 10 तो ये हो जाएगा 10 2 3 5। ठीक है, तो समझ में आया, क्या करा, एक फंक्शन बनाया, तो फंक्शन ये यहाँ तक बना, तो जब इंटरप्रेटर चला तो फंक्शन को इसने देखा कोई एरर नहीं है, उसको मेमोरी अलॉट कर। ठीक है, अब एक नंबर लिया यूजर से और एक फंक्शन कॉल किया SEQ नाम से, जिसके अंदर मैंने a पास करा, तो जो भी पास किया, सपोज करो 10 पास किया, वो चला गया यहाँ पर। तो इस a की वैल्यू कहाँ चली गई, समझिए, n की वैल्यू क्या हो गई, जो a की वैल्यू थी वही n की वैल्यू हो गई, दैट मीन्स 10। तो 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, तो वो प्रिंट कर देगा 10 और n को एक एक घटाते रहेंगे। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक n एक से बड़ा या बराबर है। तो इस तरह से 10 9 8 7 1 तक प्रिंट हो जाए। समझ में आया ये वाला समझ में आया, आ गया। ठीक है, तो एक ये प्रोग्राम बन गया, मेरा फंक्शन बन गया। अब एक फंक्शन अपना खुद का बनाता हूँ, मुझे फंक्शन मिल नहीं रहा, मैंने क्या है, मैंने बहुत सारे फंक्शन पढ़े। ठीक है ना, तो सर अगर इस तरह का फंक्शन होता कि मैं लिखता प्रिंट सम
4,5 2 नंबर पास करता, रन कराता, तो ये मुझे सम करके दे देता, तो मजा आ जाता है इस तरह का फंक्शन। अब इस तरह का फंक्शन तो प्री डिफाइंड है नहीं, ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व होगा, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आप एक काम करो, डेफ सम नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, और 2 नंबर का सम करना चाह रहे हो ना, तो एक काम करो, a कॉमा बी, 2 पास हो गए, ठीक है, और नीचे एक काम करो, प्रिंट कर दो सिंपली a प्लस बी। ये आपने एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को कॉल करना है तो एक काम करो, सम करो, हाँ PRINT, फंक्शन को कॉल कर लो सम, और यहाँ पर पास कर दो 4,5, प्रोग्राम। ये भी इसका आंसर, आपने खुद का फंक्शन बना दिया सम। अब जब भी आपको जरूरत होगी आप सम करो, उसके अंदर 2 वैल्यू पास करो और आप बनाओगे, ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई ये करते हैं कि सर मैं ना ऐसे नहीं करना चाहता, मैं यूजर से वैल्यू लेना चाहता हूँ, यूजर से ले लो बेटा। तो यूजर से कैसे लोगे, सबसे पहले लो एक वेरिएबल x इज इक्वल टू इंट, पहले वाला दोबारा से बताते हैं, इनपुट, इनपुट मैंने यहाँ कहा नंबर, ठीक है, और y इज इक्वल टू इंट एंटर सेकेंड, ठीक है बेटा, और दोनों में कहाँ पास कर दूँ x, तो अब जो भी यूजर वैल्यू देगा, क्योंकि मुझे तो एक ऐसा बनाना है ना जो हर बंदे के काम आ सके, तो एक बंदे ने दिया 56 और 45, टोटल आ गया 101, ठीक है। दूसरे ने रन कराया प्रोग्राम, तो उसने पास किया 78 और 41, दोनों का सम आ गया, ठीक है, 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बन गया। सर ये जो आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, ये जो आपने प्रिंट कराया फंक्शन के अंदर, फंक्शन में प्रिंट नहीं कराना चाहता, मैं चाहता हूँ जो सम हो वो रिटर्न होकर आए मेरे पास, और जो भी सम होगा मैं उसका दुगना करके प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो वो चाहो तो वहां भी कर सकते हो, पर रिटर्न कराना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। एक काम करो, रिटर्न a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी रिटर्न कर दो, और यहाँ पर जो रिटर्न आए वो एक वेरिएबल में स्टोर करा लो, a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और प्रिंट कर दो, देखो रिटर्न मैंने करा 2 3, तो 3 दूनी 5, 5 ये रिटर्न आया कि में, और 5 हो गया प्रिंट, ठीक है। आप चाहते हो कि ये डबल हो जाए तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो रन कर दो इसको, तो फिर से मैं दूंगा 2 3, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर कितनी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, समझ गए। खुद का फंक्शन बनाया, खुद के स्टेटमेंट बनाए हैं, सारा काम खुद का, मैंने एक अपने खुद का फंक्शन बना लिया, दैट इज सम नाम। समझ में आ गई बात, ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। 2 मिनट का समय दो, मैं ये वाला समझा देता हूँ। देखो बेटा ये कराना है मुझे, ये मैंने कराया रन, मैं काम करता हूँ 5 से प्रिंट, ये मैं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा हूँ, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया सीक्वेंस एन, यहाँ पर मैंने यूजर से वैल्यू ली है, यूजर जो भी वैल्यू देगा वो जाएगी ए के अंदर, तो अब इस वाले उसमें मैंने यूजर से लिया है, तो यूजर ने दिया 5, तो ए यहाँ पर जो सीक्वेंस के अंदर पास हुआ, क्या पास हुआ 5, ठीक है। जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो सीक्वेंस 5 कॉल किया है, तो एन के अंदर क्या आ गया 5 आ गया, क्योंकि जिससे कॉल करोगे जिस वैल्यू से, वही वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी, तो यहाँ आ गया 5। अब उसने यहाँ कंडीशन चेक करी, क्या 5 1 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू है तो वो क्या प्रिंट कर देगा 5 को प्रिंट कर देगा, और फिर 5 में से, यानी n क्या था 5 था, 5 की वैल्यू 1 घटा देगा, n की वैल्यू होगी 4, फिर से कंडीशन चेक करेगा, तो फिर से कंडीशन उसने चेक करी, ट्रू आई, प्रिंट करा 4, और फिर नीचे आया, फिर 1 माइनस कर दिया। तो इस तरह से 5 4 3 2 1, जब उसने यहाँ प्रिंट करा 1 और यहाँ पर प्रिंट करा 1 माइनस 1, तो n की वैल्यू हुई 0, तो क्या 0 1 से बड़ा या बराबर है, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो वो आ गया बाहर, ये प्रिंट हो गया 5 4 3 2 1, ठीक है बेटा। नितिन आया समझ में, अच्छा ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम फंक्शन के थ्रू बनाते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे सामने मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा फंक्शन बन जाए फैक्ट नाम से,
एक वेरिएबल पास करो और उसका फैक्टोरियल निकल के आ जाए। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ फैक्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया एन, ठीक है, एन आ गया। अब ये क्या करे, अब देखो फैक्टोरियल का फंक्शन बनाना, फैक्टोरियल निकालने के लिए मुझे लूप का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ वाइल लूप, ठीक है, वाइल जब तक n इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, 1 से बड़ा है तब तक होता रहा है, क्योंकि कोई भी फैक्टोरियल आप निकालते हो तो कहाँ तक जाते हो, 1 तक जाते हो। तो 1 से बड़ा है, किसी की मल्टीप्लाई अगर 1 में करोगे, अगर यहाँ इज इक्वल टू भी लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, तो ग्रेटर देन 1 तक चले। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं 8 इंटू 1 क्या होता है, तो 1 होता है, 8 होता है। 16 इंटू 1 क्या होता है, 16 होता है। तो किसी की मल्टीप्लाई अगर 1 से करोगे तो वही डिजिट निकल के आएगी, इसीलिए मैंने क्या ग्रेटर देन 1 ले लिया, ठीक है बेटा। अब क्या करना है मुझे, अब एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ऊपर ही ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ सम इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पर लेता हूँ सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई एन, सम लेता हूँ 1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, सपोज करो 3 आई, तो 3 इज ग्रेटर देन 1 है, सम की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 3 क्या होगा, 3 इसमें आ जाएगा, ठीक है। और क्या करता जाना है, n की वैल्यू को एक एक घटाते जाना, तो n इज इक्वल टू n माइनस 1। और जब इस लूप से बाहर निकलोगे तो रिटर्न करा लो आप वैल्यू सम को, ठीक है बेटा। ये आपका फंक्शन बन के तैयार हो गया। अब देखो फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन को कॉल करना है तो सबसे पहले मैं ऐसे ही कॉल करा लेता हूँ, फैक्ट मैंने करा लिया 5, ठीक है, तो जैसे ही रन कराऊंगा तो आंसर आ गया मेरा 120, ठीक है। फैक्ट के लिए मैंने करा 4, तो मेरा आ जाएगा 24। लेकिन मैं तो क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यूजर से इनपुट लूँ, तो मैंने किया ए इज इक्वल टू, कौन परेशान हो, ठीक है, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो यूजर से, ठीक है, और फैक्ट के अंदर वो पास कर दो, ठीक है। अच्छा यहाँ जो देखो एक चीज और देखो, मैंने प्रिंट नहीं कराया है, तो ये आउट रेड कलर का आ रहा है। अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है ना, आउटपुट ये आ रहा है फैक्ट का, जो भी फंक्शन कॉल किया है, लेकिन आपने कहीं स्टोर नहीं कराया है। तो मैं प्रिंट के अंदर अगर देता हूँ तो अब देखो प्रॉपर आउटपुट आएगा, ये आउट लिखा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो रन मैंने दिया यहाँ पर 5, तो अब देखो प्रॉपर आ रहा है 120, ठीक है ना। भाई उस समय मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया था, तो वो मुझे एक आउटपुट दे रहा है कि फैक्ट जो है वो ये रिटर्न कर रहा है, आप कहीं स्टोर नहीं करा रहे हो, ठीक है ना। तो अगर रिटर्न करता है तो उसको आप स्टोर कराओ या प्रिंट कराओ, ठीक है ना, स्टोर करा लेते तो भी वो दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो ये मेरा बन गया फैक्टोरियल का प्रोग्राम वाइल लूप की हेल्प से, ठीक है। एक फंक्शन बनाया फैक्ट नाम से, इसके अंदर मैंने सारा लॉजिक लिखा, रिटर्न करा लिया और यहाँ फंक्शन को कॉल कर लिया। तो अब मेरा एक फंक्शन बन के तैयार हो गया फैक्ट। अब मैं आगे कभी भी, अच्छा फिर से बता देता हूँ, ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, बोर्ड पे बता देता हूँ ना। देखो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो भी होता है वो क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो ये डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलता है, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ अपना डेफ फैक्ट के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर जो भी वैल्यू पास करूंगा ये उसका फैक्टोरियल निकाल कर दे दो, ठीक है। एक ले लो जो फैक्टोरियल निकले उसका सम भी तो करना है किसी में, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता रहेगा 5 4 5 चौक 20 20 के 60, इस तरह से क्या होता रहेगा, वो कम होता रहेगा मल्टीप्लाई का, ठीक है। मल्टीप्लाई का होना है, हाँ ठीक सही, ठीक है ना, सही कहा। तो क्या है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे करूंगा, 5 चौक 20 20 दिया 60 60 दूनी 120, ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो 5 चौक 20 जो आया उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा, दैट इज सम, और फिर उस सम की मल्टीप्लाई करूंगा मैं अगले नंबर से, और जो मल्टीप्लाई होकर आएगा उसको वापस से किसके अंदर स्टोर करा लूंगा, सम के अंदर। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया सम इक्वल टू, सॉरी 1 से स्टार्ट, ठीक है। अब मैंने एक लूप चलाया वाइल, वाइल क्या करे, वाइल करे n की वैल्यू इज ग्रेटर देन, जब तक 1 से बढ़ी है तब तक चले, ठीक है, क्योंकि 1 तक ले जाना, 1 से बढ़ी यानी 2 तक, 2 तक जो भी आएगा,
जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई अगर 1 में करूंगा तो वापस से वही आंसर आएगा, ठीक है। तो वाइल n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्या करूं, सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई n, ठीक है, क्या हो, तो सम की वैल्यू अभी क्या है 1 है, 1 मल्टीप्लाई n की वैल्यू जो भी पास करी है 5, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा इसके अंदर। ऐसी बार बार लूप चलता रहेगा तो सम की मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी, ठीक है। और n की वैल्यू एक एक घटाता रहूंगा, n इज इक्वल टू n माइनस 1, एन की वैल्यू एक एक घटाता रहूंगा तो उससे क्या होगा, मेरी वैल्यू घटती रहेगी, और वापस मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न जो भी वैल्यू लास्ट में मेरी सम के अंदर आएगी। और नीचे मैंने फंक्शन को कॉल करा लिया, दैट इज फैक्ट, जो भी वैल्यू आप यूजर से लो या सपोज करो 5, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, आपने फंक्शन को कॉल किया फैक्ट 5 के नाम से, तो 5 कहाँ गया, n के अंदर, तो n की वैल्यू क्या हो गई है 5, ठीक है बेटा। सम की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पर दो टेबल बना देता हूँ, n और सम। तो जब n की वैल्यू है 5, सम की वैल्यू है अभी 1, अभी मेरा प्रोग्राम यहाँ आया, वाइल n की वैल्यू कितनी है 5 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, तो सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई n, सम की वैल्यू है 1, 1 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 5, और फिर से वापस वो किसके अंदर आ गया, सम के अंदर ही, तो सम की वैल्यू अब अपडेट होकर क्या हो गई है 5। और नेक्स्ट लाइन में n की वैल्यू क्या कर दी है, n इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू 5 थी, फिर कर दी 4। अभी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, अभी तो ये लूप चलेगा पहले तो फिर ये वापस ऊपर गया, वापस इसने चेक करा क्या 4 1 से बड़ा है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई तो सम, सम की वैल्यू है क्या 5, अभी 5 मल्टीप्लाई n, n की वैल्यू है 4, तो 5 इंटू 4 कितना आया 20, 20 किसके अंदर स्टोर कर दिया सम के अंदर, तो सम की वैल्यू अब क्या हो गई 20, और n की वैल्यू 1 घटा दो तो n की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। फिर से वापस ऊपर गया, 3 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो फिर से क्या करेगा सम मल्टीप्लाई n, तो सम की वैल्यू है 20 और n की वैल्यू है 3, तो 20 दिया 60, और 60 किसके अंदर आ गया सम के अंदर, ये प्रिंट कर दिया, और n की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में क्या कर दी, फिर से ऊपर गया, क्या 2 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, फिर से वो क्या करा उसने सम इनटू n करा, यानी कि सम की वैल्यू है 60, n की वैल्यू है 2, तो 60 दूनी 120, सम की वैल्यू कर दी 120, n की वैल्यू 1 घटा दी दैट इज 1, और फिर से वापस ऊपर गया तो 1 इज ग्रेटर देन 1, ये हो गया फॉल्स, फॉल्स होते ही बाहर आया और उसने मुझे रिटर्न कर दिया सम, और सम क्या है मेरा अभी 120, तो यहाँ पर प्रिंट करा दो फैक्ट, जो मुझे रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है सम, तो जब इसको प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा 1, ठीक है भाई सुशांत, ठीक है। तो ये था मेरा वाइल लूप के थ्रू। सर अगर हम रिटर्न सम से ज़्यादा, सर अगर हम रिटर्न सम की जगह रिटर्न फैक्ट करा क्या हो, बेटा रिटर्न तो कोई वेरिएबल ही तो कराओगे, फैक्ट तो फंक्शन का नाम है ना, फंक्शन थोड़ी रिटर्न कुछ कराओगे, पर रिटर्न जब करा रहे हो तो किसी वेरिएबल के अंदर ही तो वैल्यू होगी, वो वैल्यू ही तो रिटर्न कराओगे, फंक्शन मतलब फैक्ट क्या रिटर्न कराएगा, वो एरर जनरेट कर देगा, कहेगा फैक्ट नाम से कोई वेरिएबल ही नहीं है। अगर आप रिटर्न में यहाँ पर लिखते हो फैक्ट, फैक्ट लिखा मैंने फैक्ट, तो वो जैसे ही आप रन कराओगे, मैंने दिया 45, तो वह कहेगा फंक्शन फैक्ट जो है वो फैक्ट है, और फैक्ट नाम से कोई वेरिएबल नहीं है, उसने फंक्शन की जो मेमोरी एलोकेशन है वो रिटर्न करो, ठीक है ना, वो मतलब ये तो कोई आउटपुट नहीं देगा ना, ठीक है, कोई वेरिएबल ही रिटर्न कराना पड़ेगा, भले ही चाहे आप एन को रिटर्न करा लो, एन को रिटर्न कराओगे तो भी मतलब वो आपको क्या करेगा, आप कोई भी वैल्यू दोगे ना, 5 भी दोगे तो भी 1 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि एन की वैल्यू लास्ट में 1 हो चुकी है, तो इसलिए सम रिटर्न कराया, ठीक है बेटा। तो क्लियर है, तो घर के लिए एक और प्रोग्राम लिखो, एक और प्रैक्टिस करना, इसी सेम को फोर लूप से बनाओ। कितने लोग बना सकते हैं बताओ, जब अभी बताऊं, कोई भी नहीं बना पाएगा, हो जाएगा सर, हाँ नीरज का तो हो जाएगा, पता है मुझे, और बताओ कौन कौन है, देखता हूँ यहाँ पर,
आई विल ट्राई, गजल ट्राई, ठीक है, हरीश हो जाएगा, नितिन शर्मा हो जाएगा। नितिन शर्मा तू ना मेरे को व्हाट्सअप करना जब तेरा हो जाएगा। कोशिश करेंगे सर, ओके, ठीक है, हो जाएगा फोर लूप। ठीक है, कोई लॉजिक बताएगा? अच्छा, फोर लूप वाली लाइन बता दो बस, बाकी नहीं मुझे जानना, फोर वाली बता दो कि फोर वाली लाइन कैसे। देखो रेंज लिखोगे उसके अंदर, और रेंज में आप पास करोगे कि कहाँ से कहाँ तक आपको चलना है। ठीक है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा।